हेलो एवरीवन। परमुटेशंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे। आपने कर लिए होंगे मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, अपने आंसर जरा चेक कर लो। ठीक है, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। 10 exam papers are arranged such that the best and the worst papers are never together. 10 exam papers are arranged such that the best and worst are never together. What is the number of arrangements? ठीक है, देखते हैं। तो there are how many papers? 10 papers, उसमें से एक बेस्ट है और एक वर्स्ट है। ठीक है, इनको हमें साथ में नहीं रखना, नेवर टुगेदर। बेटा नेवर टुगेदर कीवर्ड जैसे ही पढ़ लिया तो याद आना चाहिए कि मैंने क्या बताया था। नेवर टुगेदर के लिए मैंने बताया था आप कर लो टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। क्या कर लो? टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। तो क्या बच जाएगा? नेवर टुगेदर। ये टेक्निक थी हमारी। और टोटल अरेंजमेंट्स किसके लेने हमें? 10 के। उसमें ये दोनों से कोई मतलब है नहीं, उसमें तो टोटल लेना होता है विदाउट रेस्ट्रिक्शन। How many papers? 10 papers in 10 places. How many ways can you arrange them? Factorial 10 ways. Minus always together मतलब क्या आ गया? String method. तो ये जो बेस्ट और वर्स्ट है इसकी हमें एक स्ट्रिंग बना लेनी। बेस्ट वर्स्ट, इस बेस्ट और वर्स्ट की तो एक स्ट्रिंग बना ली। इसके अलावा कितने पेपर है? 8। 8 प्लस 1 9। 9 पेपर्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? फैक्टोरियल 9। ये मैं स्ट्रिंग मेथड लगा रहा हूं। स्ट्रिंग मेथड के 3 कंपोनेंट से याद है। पहला स्ट्रिंग बनाओ, दूसरा स्ट्रिंग प्लस रिमेनिंग को अरेंज कर दो, कर दिया। तीसरा क्या था? अरेंजमेंट विद इन द स्ट्रिंग। विद इन द स्ट्रिंग कितने लोग हैं? 2 लोग। एंड ऑब्वियसली ये दोनों डिफरेंट है तो इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2 वेज में। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? फैक्टोरियल 2। ये आंसर होना चाहिए। फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2। अब ये आंसर तो ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा। मान लो एक ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो ये थोड़ी कि भाई कोई सा नहीं दिख रहा, नन ऑफ दीज लगा दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9, दोनों में छोटा कौन है? फैक्टोरियल 9। तो आप इसको इस तक रिड्यूस कर सकते हो। तो इसमें से क्या बाहर ले लिया? 10। 10 के बाद क्या बचा? फैक्टोरियल 9 बचा। माइनस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 इंटू 2 यानी 2। 2 इंटू क्या बचा? फैक्टोरियल 9। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? फैक्टोरियल 9। कितना बचा? 10 माइनस 2 कितना होता है? 8। 8 इंटू फैक्टोरियल 9। क्या ये ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? सी। तो आंसर कौन सा हो गया? सी आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेवर टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, सी द सेकंड वन। सेकंड वाले में बोलता है नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5 6 7, रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। डिजिट्स कौन से लेने हैं? 3 4 5 6 7। और नंबर किससे बड़ा चाहिए? 5000 से। ठीक है, और 4 डिजिट का नंबर चाहिए यानी 1 2 3 4, 4 जगह बढ़नी है। 5000 से बड़ा अगर नंबर चाहिए तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन कौन सी प्लेस पे आया? फर्स्ट प्लेस पे। तो पहले फर्स्ट प्लेस भरेंगे। फर्स्ट प्लेस 5000 से बड़ा चाहिए तो या तो 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा। 3 और 4 तो नहीं आ सकते, ये दोनों गए फर्स्ट प्लेस के लिए। तो इसका मतलब हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर टू फिल द फर्स्ट प्लेस? 3 ऑप्शंस। ठीक है, जीरो है ही नहीं इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट करो। कोई 2 2 3 3 केस बनाने की जरूरत ही नहीं हो। तो तब होते जब जीरो हो। ठीक है, तो 3 आ गया फर्स्ट प्लेस के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे 5 6 7 में से कोई भी आया, याद रखो रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो वो वापस तो आ नहीं सकता। और दूसरी जगहों पे कोई भी आ जाए हमेशा नंबर 5000 से तो बड़ा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 6 या 7 आ चुका है तो हमेशा नंबर 5000 से बड़ा बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे किसी को भी बिठाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही यहाँ पे इन तीनों में से एक आया तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर लेफ्ट विद मी? सपोज 7 आ गया तो 4 ऑप्शंस आर लेफ्ट बिकॉज नाउ दीस टू कैन आल्सो कम। सो हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द नेक्स्ट प्लेस? 4 वेज। देन द नेक्स्ट प्लेस 3 वेज। देन द नेक्स्ट प्लेस 2 वेज। और मल्टीप्लाई करेंगे ना जब तक काम खत्म नहीं होगा। ठीक है बेटा, कितना बचा? 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36, इंटू 2 72. So what is the answer of the second part? It is 72. Second question, the answer should be 72. These are the numbers required. ठीक है? Okay. Let us see the third one. थर्ड में बोल रहा है number of ways in which letters of the word daughter. What is the word given to you? Daughter. Okay. All the letters are distinct. कोई repetition है? नहीं है, सारे distinct letters हैं. Can be arranged so that vowels occupy odd places. ऐसा क्वेश्चन पहले क्लास में भी कराया था. Vowels occupy odd places. Odd places का मतलब क्या था बेटा? पहले तो काउंट करो कितने लेटर्स है. 3 3 6 2 8. यानी कितनी प्लेसेस है मेरे पास? 8. ये 8 प्लेसेस है. This is your first place. Second place, third place, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. These are the 8 places. 8 places में से odd places कौन कौन सी है? First, third, fifth,
सेवेंथ, ये सब ऑड प्लेसेस हुई, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ। कितनी ऑड प्लेसेस है बेटा? 4। ठीक है, उस पे मेरे को किसको बिठाना है? वॉवल्स को। वॉवल्स कौन कौन से हो गए? ए यू ई। कितने वॉवल्स हैं? 3। यानी वॉवल्स कितने मेरे पास? 3। प्लेसेस कितनी है मेरे पास? 4। राइट, तो ऑब्वियसली चारों प्लेसेस तो मैं नहीं भर सकता, लेकिन डेफिनेटली वॉवल्स को मेरे को भरना ऑड प्लेसेस पे ही। तो फिर परमुटेशन का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, बिकॉज रेपिटेशन तो यहाँ पे है नहीं, तो परमुटेशन का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया 4 प्लेसेस पे एट अ टाइम कितने ऑब्जेक्ट्स को भरना है? 3 को। कैसे करते थे अपन? 4p3, ये फॉर्मूला होता था। सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है, 4 प्लेसेस में से एट अ टाइम कितनों को भरना है? 3 को। हमेशा बड़ा वाला ऊपर लिखना है, 4p3। ये हो गया कि नहीं हो गया? काम अभी खत्म नहीं हुआ, मल्टीप्लाइड बाय। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि अभी तो हमने खाली वॉवल्स को 3 जगहों पे रखा है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन किस पे था? वॉवल्स पे। तो पहले वॉवल्स को ही अरेंज करेंगे, कर दिया वॉवल्स को। अब हमारे पास इसके अलावा वॉवल्स 3 थे, उसके अलावा कॉन्सोनेंट्स कितने थे हमारे पास? 5। उन कॉन्सोनेंट्स को भी तो अरेंज करना है। ठीक है, वॉवल्स ने कितनी जगह ऑक्यूपाई कर ली? 3 है तो 3 जगह ही ऑक्यूपाई करेंगे, तो वॉवल्स ने 3 जगह ऑक्यूपाई कर ली। अब कितनी जगह बच गई? 5। कॉन्सोनेंट्स भी कितने? 5। अब तो 5 को 5 पे बिठाना है। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 5 इन 5? फैक्टोरियल 5। कोई भी रेपिटेशन है ही नहीं, इसलिए सिंपली यही आंसर हो गया 4p3 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि कोई रेपिटेशन नहीं। तो पहले हमने 4 प्लेसेस पे एट अ टाइम 3 वॉवल्स को बिठा दिया, क्योंकि ऑड पे बिठाना था। जरूरी नहीं 4 है तो 4 ही हो, 4 में 3 को भी बिठा सकते हैं, बस 4 में 5 को नहीं बिठा सकते। ठीक है, 4 में 3 को तो बिठा सकते हैं 4p3 वेज में। उसके बाद जो बची हुई 5 प्लेसेस थे उनके 5 कॉन्सोनेंट्स को बिठाने के कितने वेज हैं? फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब इसने आंसर तो इस फॉर्म में दिया नहीं, यानी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेट अस कैलकुलेट। 4p3 खोलना याद है कैसे खोलते थे? 4 से बैकवर्ड काउंटिंग कितनी बार? 3 बार। 4 3 2, ये 3 नंबर हो गए, यहां रुक जाना। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो निकाल लो। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आता है? 120 आता है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 120 इंटू 2 240, 240 इंटू 3 720, 720 इंटू 4 2880। क्या आंसर हो गया बेटा? 2880। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया 2880। ठीक है, लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000। क्या रेंज दी उसने? बिटवीन का मतलब क्या होता है? 10 और 1000 को नहीं गिनना है, उनके बीच के नंबर लेने। और फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम 10 to 1000, उसमें 10 भी गिनना है 1000 भी गिनना है। बिटवीन में दोनों ही नहीं गिनने। ठीक है, तो 10 से 1000 के बीच में मतलब 11 से लेके 999, ये रेंज हुई मेरी। इस रेंज में मेरे को नंबर्स चाहिए। अब इस रेंज में ध्यान से देखो, 2 डिजिट नंबर भी आता है और 3 डिजिट नंबर भी आता है। दोनों आते हैं कि नहीं आते? तो हम खाली 2 डिजिट या खाली 3 डिजिट नहीं निकाल सकते, हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि रेंज में दोनों नंबर आ रहे हैं। ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 0 8 9। कौन कौन से डिजिट्स दिए उसने मेरे को? 2 3 4 0 8 9। नाउ विलेन आ गया इसमें 0। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा ऑब्वियसली हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, बिकॉज 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों निकालने। पहले हम निकालेंगे 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट मतलब कितनी जगह भरनी है? 2 जगह भरनी है। कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खाली 2 डिजिट नंबर चाहिए। कोई भी नंबर जो 11 से चालू होगा वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा कि नहीं होगा? 11 से लेके 99 कुछ भी ले लो, हमेशा 2 डिजिट नंबर आने वाला। ऑलराइट, तो 2 डिजिट नंबर चालू ही कहां से होता है? 10 से। तो 10 तो यहां वैसे भी नहीं आ सकता, बिकॉज 1 है ही नहीं, तो 10 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाऊंगा तो वो डेफिनेटली इस रेंज में आएगा ही आएगा। तो मेरे को सारे 2 डिजिट नंबर्स चाहिए। पहली बात, 2 डिजिट नंबर अगर मेरे को चाहिए तो पहले मैं हमेशा फर्स्ट डिजिट भरूंगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट पे कौन नहीं आ सकता? 0। हाउ मेनी ऑप्शंस लेफ्ट? 1 2 3 4 5। हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द फर्स्ट प्लेस? 5 वेज। अब तो 0 आ सकता है यहाँ पे। तो अब क्या हुआ? इन 5 में से एक तो निकल गया, यानी 4 बच गए, लेकिन अब 0 वापस आ गया तो फिर से 5 बच गए। ये कॉन्सेप्ट पहले भी समझाया था कि 0 इधर से हट जाता है तो उधर वापस आ जाता है, मतलब एक कम हुआ फिर एक वापस प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली द थिंग रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो जहां भी 0 होता है वहां ये फर्स्ट और सेकंड प्लेसेस में सेम वेज आते हैं, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो ये 5 वेज हुए क्योंकि 0 हट गया था, और ये भी 5 वेज हुए क्योंकि 0 फिर आ गया। तो 5 इंटू 5 कितने वेज हो गए बेटा? 25। सो हाउ मेनी नंबर्स? 2 डिजिट नंबर्स 25, बट दैट इज नॉट द आंसर, दैट इज जस्ट 2 डिजिट। अब हमें क्या निकालना है? 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट में कितनी जगह भरनी? 3। फिर से पहले तो हम फर्स्ट प्लेस ही भरेंगे क्योंकि वहां 0 नहीं आ सकता। सो हाउ मेनी वेज? 5 वेज, कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब हमें कहां तक जाना है? 999 तक। 999 ही हमारी लास्ट
3 डिजिट नंबर होता क्या है, 999 ही होता है, तो इसका मतलब सारे 3 डिजिट नंबर्स अलाउड है, ठीक है। तो कोई भी पढ़ लो, तो फर्स्ट प्लेस तो 5 वेज में हो गई। अब सेकंड प्लेस पे कितने लोग बच गए, 5, वही सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप 0 फिर आ सकता है। थर्ड प्लेस के लिए अब कितने लोग बच गए, 4, क्योंकि एक जना यहां बैठ चुका है। 5 × 5 25, 25 × 4 100, कितने लोग हो गए, 100। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड की मल्टीप्लाई, ऐड, क्योंकि काम यहां भी खत्म हो चुका है, यहां भी खत्म हो चुका है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो व्हाट इज योर आंसर बेटा, 125। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 125। 125 numbers will be there. Clear? Okay. Now let us see the last question. Question number 5. Question number 5 में क्या बोलता है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स। पहला रेस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया, इवन नंबर। इवन नंबर जानते हो, जिसमें लास्ट में क्या आ जाए, 0 2 4 6 8, इवन नंबर आ जाए, ठीक है। ग्रेटर देन 300 सॉरी, दूसरा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, 300 से बड़ा नंबर चाहिए। That can be formed using the digits 1 2 3 4 5 without repetition. Okay, ठीक है। तो विदाउट रेपिटेशन एक तो वहां आसान हो गया काम, दूसरा 0 नहीं है इसमें, वहां आसान हो गया काम। ओके, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस 2 हैं, इसलिए पहले हमेशा रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई कराएंगे। तो क्या क्या डिजिट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5। फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट करो कि उसने बोला है नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300, लेकिन क्या उसने ये बताया कितने डिजिट का नंबर, नहीं बताया। तो फिर जितने भी पॉसिबल है सब लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मेरे को कोई नंबर 300 से बड़ा चाहिए और मेरे पास कुल मिला के 5 डिजिट है, तो बेटा मैं 3 डिजिट भी बना सकता हूं 300 से बड़े, मैं 4 डिजिट भी बना सकता हूं 300 से बड़े, और मैं 5 डिजिट भी बना सकता हूं 300 से बड़े। जहां तक 4 डिजिट और 5 डिजिट है, वो तो सारे के सारे 300 से बड़े होंगे, क्योंकि उनमें तो एक डिजिट ही ज्यादा है, तो वो तो डेफिनेटली 300 से बड़े। तो इन वालों में तो वो सेकंड रेस्ट्रिक्शन वैसे ही सेटिस्फाई हो गया, तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं लगाने की। लेकिन इस वाले में हमें चेक करना पड़ेगा कि 300 से बड़े होंगे या नहीं। समझ आई बात? तो ये नहीं कि ये दोनों भूल जाएंगे, 3 डिजिट नहीं बोला उसने, ठीक है। अब दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या बोला है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब रेस्ट्रिक्शन किस पे आ गया, लास्ट प्लेस पे। तो पहला 3 डिजिट से चालू करते हैं, कितनी जगह भरनी, 3 भरनी। पहले कौन सी डिजिट भरोगे, लास्ट डिजिट, क्योंकि इवन तो होना ही चाहिए ना नंबर, फिर ग्रेटर लेस तो बाद की बात है, पहले तो नंबर इवन होना चाहिए। इवन होने के लिए लास्ट प्लेस पे कौन आना चाहिए, इवन डिजिट। इवन डिजिट कौन कौन से यहाँ पे, 2 और 4, बस, और तो कोई है ही नहीं। किसी को भी फिट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ वेज सेम आएंगे, बिकॉज 0 नहीं, 0 होता तो हमें अलग से करना पड़ता। सो यहाँ पे कौन आ सकता है, 2 या 4, 2 या 4 आ सकता है, मतलब कितने वेज हुए बेटा, 2। चलो ये प्लेस तो हो गई। अब इसके बाद रेस्ट्रिक्शन कौन सी प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि मेरे को किससे बड़ा चाहिए, 300 से बड़ा चाहिए। 300 से बड़ा चाहिए तो फर्स्ट प्लेस पे 1 या 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को 300 से बड़ा चाहिए, तो 1 या 2 तो नहीं आ सकता। 3 4 या 5 तीनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो हाउ मेनी वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस, second place, sorry, 3 ways. Is that okay? All right, but now there is a problem. Can you tell me what is the problem? I said now there is a problem. What is the problem? The problem is here. आपने बोला लास्ट प्लेस पे कौन आ सकता है, 2 या 4, और फिर आपने बोला कि फर्स्ट प्लेस पे कौन कौन आ सकता है, 3 4 या 5। यहां जो ये 4 है और यहां जो ये 4 है, तो कॉमन हो गए। अगर वो 4 आके यहां बैठ गया, तो फिर 4 आके यहां थोड़ी बैठ सकता है, तो फिर यहां तो 3 वेज रहेंगे ही नहीं, 2 ही रह जाएंगे। ये तुमने यहां पे 2 ऑप्शन दे दी ना, 2 या 4। अगर मान लो कि यहां 4 आके बैठ गया, तो फिर अब 4 ऑप्शन यहां के लिए तो बचा ही नहीं, यानी यहां पे तो सिर्फ 3 या 5 ही आ सकते हैं, तो 2 ही ऑप्शन बचे। लेकिन अगर यहां 2 आके बैठा, तो फिर यहां पे 3 4 और 5 तीनों आ सकते हैं, तो 3 ऑप्शन बचे। तो अलग अलग वेज आए कि नहीं आए, और अलग अलग वेज आते ही हमें क्या करना है बेटा, 2 केसेस बनाने हैं। यस, so we cannot do it like this, all right? so यहाँ पे 0 तो नहीं था, बट स्टिल हमें 2 केस बनाने पड़ गए। समझ में आई क्यों बनाने पड़ गए? तो अब क्या करो, लास्ट प्लेस पे पहले किसको फिक्स कर दो, 2 को। अब फिक्स कर दिया, ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज नहीं है, दिस इज फिक्स्ड। बॉक्स मतलब फिक्स, मतलब वन वे ऑफ फिलिंग दिस। अब फर्स्ट प्लेस फिल करते हैं। अब 2 तो निकल गया, 2 तो गया, 2 गया। 3 डिजिट नंबर मेरे को 300 से बड़ा चाहिए, तो मैं 1 तो ले नहीं सकता, तो मेरे को 3 4 5 कितने ऑप्शन बचे यहाँ पे, 3, ठीक है। अब जब इनमें से एक जना यहाँ आ चुका है, अब इसके लिए कितने ऑप्शन बचे बेटा, कितने डिजिट चले गए, 2 डिजिट चले गए, कितने बचे, 3। तो यहाँ पे 3 वेज बच गए, क्योंकि अब जिस एक को हमने यहाँ के लिए हटाया था, वो अब यहाँ तो आ सकता है, वही सेम 0 वाला कॉन्सेप्ट। या तुम तो सीधा ऐसा समझो ना, कितने डिजिट भर चुके हो तुम, 2, तो कितने डिजिट थे तुम्हारे पास, 5, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बच गए, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं। तो 3 × 3 9, 9 × 2 नहीं करना है, क्योंकि ये कितना है, ये फिक्स्ड है, फिक्स मतलब 1। तो 3 × 3 9, 9 × 1 9। How many numbers here? 9 numbers.
9 इवन नंबर तो यहां बनेंगे। कब बनेंगे? जब लास्ट प्लेस पे कौन हो? 2। अब लास्ट प्लेस पे किसको फिक्स करेंगे? 4। जब आप लास्ट प्लेस पे 4 को फिक्स करोगे तो ध्यान से देखो, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे? फर्स्ट प्लेस पे 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 4 निकल गया, बचा कौन? 3 और 5। सो हाउ मेनी वेज ऑफ फिलिंग द फर्स्ट प्लेस? 2 ways, only 2 ways. Now once we have filled the first place, again we are left with how many digits? 2 digits are gone, so we are left with 3 digits. So second place can again be filled in 3 ways. So 2 into 3 6, 6 into 1 6. यहां कितने नंबर्स बने? 6। दोनों केस में काम तो खत्म हो गया ना, मैंने तीनों डिजिट भर दी, तो 9 + 6 कितना हो गया बेटा? 15। इसका मतलब फर्स्ट कैटेगरी जो 3 डिजिट नंबर्स हैं उसमें 15 नंबर्स आते हैं। ठीक है इतना। अब 4 डिजिट चालू करें। ये सारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें करना है? ज्यादा इसमें जो काम करना है वो 3 डिजिट में ही करना है, क्योंकि उसमें सारे रेस्ट्रिक्शंस अलाइव है। 4 और 5 डिजिट में ये रेस्ट्रिक्शन तो वैसे ही आउट हो गया, क्योंकि कोई भी नंबर 4 डिजिट या 5 डिजिट का है तो वो 300 से बड़ा है। खाली हमें इवन नंबर बनाना है बस, तो दैट बिकम्स इजियर। ओके, तो 4 डिजिट पे आ जाता हूं। कितनी जगह भरनी है? 4। पहले लास्ट डिजिट भरूंगा क्योंकि इवन चाहिए, तो इवन के लिए यहाँ पे 2 या 4 आ सकता है। कितने वेज? 2 वेज। अब इसमें फर्स्ट प्लेस से फर्क ही नहीं पड़ रहा जो यहां पड़ रहा था, इसलिए हमें 2 केस बनाने पड़े। यहां फर्क पड़ ही नहीं रहा, कुछ भी डाल दो क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे तो 2 आ गया। अब 2 जैसे ही यहां गया, ठीक है, 2 या 4 में से कोई भी एक चला गया, मान लो 2 चला गया, तो कितने डिजिट बचे मेरे पास? 4 डिजिट बच गए। 4 में से यहाँ कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है। फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, और ये 2 है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसको 2 वेज में भरा है हमने। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48। तो हाउ मेनी नंबर्स इन दिस कैटेगरी? 48 नंबर्स। इसमें कोई दूसरा केस बनाने की जरूरत ही नहीं, because we are not interested in the first digit. It will always be greater than 300. 5 digit नंबर जब भी आप बनाओगे तो लास्ट प्लेस अगेन कैन बी फिल्ड इन 2 ways, because उस पे 2 या 4 आएगा। फर्स्ट प्लेस अगेन कैन बी फिल्ड इन 4 ways, because एक डिजिट निकल चुका है। सेकंड प्लेस 3 ways, थर्ड प्लेस 2 ways एंड द लास्ट प्लेस 1 way, because कोई बचा ही नहीं। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48। इसके भी कितने नंबर बने? 48। इन सबको लास्ट में ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 48, 48 96, 96 एंड 15 111। ये है ना, एक बार देख लो, 111। so the answer should be option C. this is the answer, 111. okay, तो इजी क्वेश्चंस और बिल्कुल एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस हैं, तो आपसे होने चाहिए थे ये क्वेश्चंस। नहीं हुए प्लीज थोड़ी प्रैक्टिस और करो। ठीक है, हो गए, बहुत बढ़िया। 5 में से 4 भी सही किए तो बहुत बढ़िया। ओके, let's move ahead. Okay, let us do some more problems first before moving on to the next topic. Suppose मैं आपसे ऐसा बोलूं, in how many ways can a student attempt first part 10 true false type questions and second part 1 or more of 10 true false type questions. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट अटेम्प्ट? फर्स्ट पार्ट बोल रहा है 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। मतलब जैसे सपोज आई एम द स्टूडेंट, आई एम देयर टू गिव अ टेस्ट व्हिच हैज 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो लेट मी फर्स्ट सी द फर्स्ट पार्ट। आई हैव क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 क्वेश्चन है मेरे सामने, और हर एक क्वेश्चन का जो जवाब है वो या तो ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, उसने बोला इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट अटेम्प्ट 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। अटेम्प्ट का मतलब अटेम्प्ट तो करने ही, मतलब सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। ये तो ऑब्वियस है ना क्वेश्चन से कि आपको 10 के 10 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपको 10 के 10 में या तो ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है, और तो कुछ लिख ही नहीं सकते। ठीक है, सो इफ यू आर द स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग देयर टू टिक द आंसर्स एट रैंडम, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन को टिक करने के कितने वेज है बेटा? 2 वेज हुए कि नहीं हुए? फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 वेज हुए कि नहीं हुए? कौन से 2 वेज हुए? या तो ट्रू या फॉल्स।
ठीक है. सो यू कैन अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इन 2 ways. You can write either true or false. Great. Now when you go to the second question, you again have the same 2 ways. You can again write true or false. ऐसा थोड़ी यहाँ ट्रू लिखा तो यहाँ ट्रू नहीं लिख सकते. लिख सकते हैं. रिपीटेशन तो अलाउड है कि नहीं? जब पहले वाले में जो आंसर लिखा है वही सब में लिख दो. किसने मना किया? रेपिटेशन अलाउड हुआ कि नहीं हुआ? तो क्वेश्चन में कहीं बोला था क्या रेपिटेशन का कहीं वर्ड नाम यूज था? नहीं था. लेकिन अपने आप समझ में आ गया कि रेपिटेशन अलाउड है, राइट. तो अगर फर्स्ट वाले के लिए 2 ऑप्शन थे तो सेकंड वाले के लिए भी 2 ऑप्शन है. तो फिर थर्ड ने क्या गुनाह किया? उसके लिए भी 2 ऑप्शन है. इनफैक्ट सभी के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 2 ऑप्शन है ना. मैं ट्रू लिखूं या फॉल्स लिखूं. ठीक है. काम कब खत्म होगा? जब मैं सारे अटेम्प्ट कर लूंगा, क्योंकि उसने बोला 10 के 10 अटेम्प्ट करने. तो काम तो तब खत्म होगा ना जब ये सारे अटेम्प्ट कर लूंगा. तो ये सारे नंबर ऑफ वेज ऐड होंगे कि मल्टीप्लाई होंगे बेटा? मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट यू गेट? Total number of ways becomes 2 into 2 into 2 and so on into 2. How many times? 10 times you have to multiply 2. And when you multiply 2 10 times, what do you get? 2 to the power 10. So the answer is 1024. 2 to the power 10. This is the answer for the first question. First part. Okay? There are this is 1024. So 1024 ways of attempting the 10 true false type questions. समझ में आ गया? सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है. ठीक है. सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है वो एक बार पढ़ के समझ लो. तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब की बार बोल रहा है 1 or more of 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस. क्या फर्क है बेटा दोनों पार्ट्स में? यस. फर्स्ट पार्ट में तो उसने बोला 10 के 10 अटेम्प्ट करने. सेकंड पार्ट में उसने बोला 1 or more अटेम्प्ट करने. मतलब चाहे तो 1 करे, चाहे तो 2 करे, चाहे तो 3 करे, चाहे तो सारे करे. उसके ऊपर चॉइस छोड़ दी कि भाई तेरी मर्जी है जितने अटेम्प्ट कर, बस 1 करना जरूरी है. 1 or more का मतलब 1 करना जरूरी है. ये नहीं कि पूरा पेपर ही ब्लैंक वापस देते. वो पॉसिबिलिटी नहीं है. 1 करो या 2 करो या 3 करो या 10 करो, तुम्हारी मर्जी. 1 तो करना ही करना है. यही बात हुई. तो अब अगर वापस अपन देखें कि वो बंदा जो एग्जाम देने जा रहा है उसके सामने फिर से 10 क्वेश्चन है. ठीक है. एंड ही हैज डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. अगेन व्हेन ही गोस डाउन देयर टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर विद हिम to solve the first question? तो सर ऑप्शन तो 2 ही है ना अभी, ट्रू और फॉल्स. नहीं, अब 2 ऑप्शन नहीं. अब एक तीसरा ऑप्शन हमने उसको दे दिया. वो क्या दे दिया कि बेटा तू पेन ही मत चला, कुछ भी मत लिख. वो ऑप्शन दे दिया कि नहीं दे दिया? छोड़ दे क्वेश्चन को. पहले थोड़ी दिया था. पहले तो था ना या तो ट्रू लिख या एफ लिख, टी लिख या एफ लिख. तीसरा तो कुछ लिख ही नहीं सकता ना कुछ छोड़ सकता. अब एक ऑप्शन दे दिया उसको कि भाई या तो टी लिख या फिर एफ लिख या कुछ मत लिख. एक्स मतलब कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया. हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव गिवन हिम? 3. सो हाउ मेनी वेज कैन यू अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन? 3 वेज. तो फिर सेकंड क्वेश्चन में भी कोई बुराई नहीं की, वो भी छोड़ सकता है. 3 वेज इसको भी करने के हो गए. ट्रू लिखे, फॉल्स लिखे या छोड़ दे. इसके लिए भी 3 ऑप्शन हो गए. ट्रू लिखे, फॉल्स लिखे या छोड़ दे. एंड सो ऑन. इनफैक्ट हर ऑप्शन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन क्रिएट हो गए कि मैं ट्रू लिखूं, फॉल्स लिखूं या छोड़ दूं. काम कब खत्म होगा? जब मैं सारे के सारे ऑप्शंस को कंबाइन कर लूंगा, तभी काम खत्म होगा. आई हैव टू कंबाइन ऑल दी ऑप्शंस. बिकॉज उसने ये तो कहा ही नहीं कि 1 ही करो या 2 ही करो या 3 ही करो. इनमें से सारे ऑप्शंस अलाइन हैं कि नहीं? ठीक है. तो इसलिए काम कब खत्म होगा? जब हम इन सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो अब हमारा काम कब खत्म होगा? जब हम 3 into 3 एंड सो ऑन हाउ मेनी टाइम्स करेंगे? 10 टाइम्स. तब हमारा काम खत्म होगा. दिस विल बी द टोटल वेज. एंड 3 when multiplied 10 times, what does it give you? 3 की पावर 10. 3 की पावर 10. अब लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ये आंसर अभी भी गलत है. अब क्यों गलत हो गया सर? सब तो ले लिया. ट्रू फॉल्स के साथ भाई एक ऑप्शन दे दिया उसको भी, कुछ भी अटेम्प्ट मत कर, वो भी ले लिया. 3 की पावर 10 हो गया. कहां दिक्कत आ रही है? अब इसमें एक दिक्कत क्या आ रही है? उसने बोला था भाई 1 or more अटेम्प्ट करना है, मतलब 1 करना जरूरी था. अब तुम ध्यान से देखो, तुमने हर क्वेश्चन के लिए उसको क्या ऑप्शन दे दिया कि भाई ट्रू लिख, फॉल्स लिख या छोड़ दे. 3 ऑप्शन दे दिया ना उसको हर क्वेश्चन के लिए, राइट. मान लो वो बंदा गया, उसने फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड को छोड़ दिया. छोड़ दिया मतलब कौन सा ऑप्शन चूज कर लिया? एक्स वाला. हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट दैट एक्स ऑप्शन? ओनली 1 वे. भाई एक्स सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका हुआ ना कि एक्स ही सेलेक्ट करो. टी सेलेक्ट करने का एक ही तरीका हुआ कि टी ही सेलेक्ट करो. ठीक है. तो इसका मतलब उसने हर क्वेश्चन में जाके एक्स सेलेक्ट कर लिया, मतलब उसने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए. उसने सारे क्वेश्चन छोड़ दिया. आपने ऑप्शन दिया था ना हर ऑप्शन में छोड़ने का, उसने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए.
तो इसका मतलब उसने पहले क्वेश्चन को कितने वेज में अटेम्प्ट किया, एक वे में, मतलब एक्स सेलेक्ट कर लिया, दूसरे क्वेश्चन को एक वे में, तीसरे क्वेश्चन को एक वे में, 10वें क्वेश्चन को एक वे में, 1 into 1 into 1 कितने वेज हो गए, 1 वे. So there is one way in which he is attempting no question. There is only one way in which he is attempting no question. Obviously एक ही तो वे ऐसा है ना जिसमें वो सारे ही क्वेश्चन छोड़ रहा है. सारे ही क्वेश्चन छोड़ने के लिए उसके पास कितने तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका है कि वो सब में एक्स सेलेक्ट कर ले. अगर किसी भी एक में उसने एक्स सेलेक्ट नहीं किया तो फिर ये वाला तरीका आउट हो जाएगा. इसका मतलब सब में जब वो एक्स सेलेक्ट करेगा तो वो सारे क्वेश्चंस छोड़ देगा. क्या वो अलाउड है, वो अलाउड नहीं है. तो ऐसे कितने वेज हैं जो अलाउड नहीं है, there is only one way which is not allowed, so that we have to subtract from here. So what is the final answer that you get, 3 की part 10 minus 1. This minus 1 is very important. अगर 1 और more लिखा है तो minus 1 is very important because एक तरीका ऐसा है जिसमें वो सारे क्वेश्चन छोड़ रहा है तो वो तरीका हमें माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, बाकी 10 3 की part 10 ठीक था. अगर 1 और more की जगह none और more होता तो फिर 3 की part 10 करेक्ट था. 1 और more है तो फिर -1 करना पड़ेगा क्योंकि एक तरीका ऐसा है जिसमें वो एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा. ठीक, ओके. ऑलराइट, देन सी अनदर क्वेश्चन. इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज can speeches of 8 people be scheduled such that in how many ways can speeches of 8 people be scheduled such that A always speaks before B and B before C. Again a very common type of question in exams. क्या बोल रहा है आप? In how many ways can speeches of 8 people be scheduled such that A always speaks before B and B before C? या A after B and B after C, कुछ भी कर सकता है. A before B, B after C, वो तो ठीक है. शब्दों से खेलना तो अलग चीज हो गई. एक करना आता है तो तीनों करने आ जाएंगे. मतलब समझो क्वेश्चन का, वो इंपॉर्टेंट है. आपको क्या बनाना है, एक आपने कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, उस कॉन्फ्रेंस में हमने 8 लोगों की स्पीच करानी है. उनका ऑर्डर हमें तैयार करना है कि पहले कौन बोलेगा, दूसरा कौन बोलेगा, तीसरा कौन बोलेगा एंड सो ऑन. 8 का ऑर्डर तैयार करना है, लेकिन उसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया. अगर खाली इतना बोलता है कि 8 लोगों की स्पीच कितने वेज में शेड्यूल कर सकते हैं तो आंसर क्या होता बेटा, फैक्टोरियल 8. 8 लोग 8 प्लेस तो फैक्टोरियल 8 हो जाता. लेकिन उसने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई ए को हमेशा बी से पहले बोलना है, बी को हमेशा सी से पहले बोलना है. ठीक है, सपोज करो मेरे जो 8 लोग हैं वो ABC, PQR और XY है. सपोज XY, हाँ ठीक है, ये 8 लोग हो गए. सपोज ये मेरे 8 लोग हैं. ठीक है, क्या ये ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन कैन आई मेक दिस टाइप ऑफ एन ऑर्डर, P Q R A B C X Y? इज दिस अ वैलिड ऑर्डर? मतलब दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ. क्या ये वैलिड ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन? बिल्कुल है सर, बिकॉज ए को बी के पहले बोलना है, बी को सी के पहले बोलना है. तो ए बी के पहले बोल रहा है और बी सी के पहले बोल रहा है, तो सही है ना, ये ऑर्डर एक्सेप्टेबल, राइट? क्या ये ऑर्डर एक्सेप्टेबल है? P R A Q B X Y C, क्या ये ऑर्डर एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल है, क्योंकि अभी भी बी के पहले ए बोल रहा है, सी के पहले बी बोल रहा है. ये कोई जरूरी थोड़ी है कि कॉन्सिक्यूटिव बोले. कहीं लिखा है उसने कि ए स्पीक्स इमीडिएटली बिफोर बी एंड बी इमीडिएटली बिफोर सी. इमीडिएटली वर्ड लिखता तो खाली ये होता, फिर ये गलत हो जाता. इमीडिएटली लिखा है क्या? नहीं लिखा, मतलब ये भी अलाउड है. क्या इस तरीके का ऑर्डर अलाउड है? ए पी क्यू आर सी एक्स वाई बी, क्या ये ऑर्डर अलाउड है? ये ऑर्डर गलत हो गया सर, क्योंकि ए तो बी के पहले बोल रहा है, ठीक है, लेकिन सी बी के पहले बोल रहा है, जबकि बी को सी के पहले बोलना है. तो ये वाला ऑर्डर जो था, ये वाला, वो गलत हो गया, क्योंकि बी को सी के पहले बोलना है. सो दिस ऑर्डर इज रॉन्ग. ओके, सिमिलरली कैन आई हैव सी एट द टॉप एंड ए हियर? दैट इज आल्सो रॉन्ग. मतलब समझो ध्यान से किस तरफ जा रहा हूं मैं. क्या इससे कोई फर्क पड़ता है पी क्यू आर एक्स वाई कैसे चेंज हो रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता. पी क्यू आर एक्स वाई को तो मर्जी है जहां बिठा दो, उनकी तो जो मर्जी पोजीशनिंग कर दो.
मेन फर्क किससे पड़ रहा है? एबीसी से। एबीसी का ऑर्डर जो है रिलेटिव ऑर्डर, वो हमेशा एबीसी ही रहना चाहिए। दिस इज द फिक्स्ड रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एबीसी। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय ऑल दीज ऑर्डर्स, दैट एबीसी का रिलेटिव ऑर्डर इज फिक्स्ड। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिव ऑर्डर? एबीसी हो गया, एसीबी हो गया, बीसीए हो गया, बीएसी हो गया। तीन ऑब्जेक्ट्स है ना भाई, तीन ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कितने वेज में कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 यानी 6 वेज में। एक तो ये रहा, तीन ये रहे, 4 हो गए, और एक ये ले लो सीएबी और एक ये ले लो सीबीए। ये 6 तरीके होंगे कि नहीं इनको परम्यूट करने के? लेकिन क्या इनमें से कोई भी तरीका अलाउड है? भले ही मैं इनको कहीं भी प्लेस करूं, पर क्या ये वाला ऑर्डर अलाउड है? नहीं है, क्योंकि ए को हमेशा बी के पहले बोलना है और बी को हमेशा सी के पहले बोलना है। तो वो तो सिर्फ इस ऑर्डर में हो रहा है, इनमें से किसी में भी नहीं होगा। यानी ये सारे के सारे क्या हो गए? गलत हो गए, दे आर नॉट अलाउड। ओनली दिस इज द ऑर्डर अलाउड। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एबीसी इज फिक्स्ड। अब जब भी किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का रिलेटिव ऑर्डर फिक्स हो जाए, तो आपके लिए वो ऑब्जेक्ट्स कैसे बन जाते हैं? आइडेंटिकल बन जाते हैं। मतलब ये मत भाई सर आइडेंटिकल कैसे, एबीसी तो अलग लोग, आइडेंटिकल होते नहीं है। अपने लिए क्या बन जाएंगे? आइडेंटिकल। अपने को एक ट्रिक चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, तो अपन ने ट्रिक क्या बना ली कि जिन भी लोगों का ऑर्डर फिक्स है, मतलब जिनको हम परम्यूट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। क्यों है? क्योंकि हमने पहले एक चीज लिखी थी कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन ओनली वन वे, उनको अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता। तो बस वही बात इनके साथ भी तो है, इनको हम अरेंज नहीं कर सकते। अगर अरेंज कर सकते तो फिर ये सब अलाउड था, लेकिन ये सब तो अलाउड है ही नहीं। इसका मतलब इसका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, और जिसका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है वो मेरे लिए कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो अब तो बेटा बहुत सिंपल सी बात हो गई, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये बन गया कि तुम्हें 8 लोगों की स्पीच का ऑर्डर बनाना है, जिसमें से 3 लोग कैसे हैं? आइडेंटिकल है। 3 लोग कैसे हैं? आइडेंटिकल है। तो ये तो हमने सेकंड फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन किया ही था। कुल मिला के कितने लोग हैं? 8। तो ऊपर तो क्या लिखना है? फैक्टोरियल 8। उसमें से कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं? 3। तो डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा? फैक्टोरियल 3। ये आपका आंसर हो गया, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट टू राइट दैट यू मस्ट हैव दिस बैकग्राउंड कि इस वजह से हमने ये काम किया कि भाई ये सब ऑर्डर पॉसिबल है, लेकिन ये सब अलाउड ही नहीं। इसलिए एबीसी का रिलेटिव ऑर्डर सिर्फ एक ही हो सकता है। इसका मतलब एबीसी को हमें कैसे ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है? आइडेंटिकल ट्रीट करना है, क्योंकि उनका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। और जब कोई ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं तो हम सेकंड फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन लगाते हैं, टोटल का परम्यूटेशन अपॉन आइडेंटिकल का परम्यूटेशन। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्लियर? अब इसमें कुछ भी दे देना, क्या फर्क पड़ता है? ए स्पीक्स आफ्टर बी, बी आफ्टर सी, तो भी यही आंसर है। ए आफ्टर बी, बी आफ्टर सी का मतलब ए को बी के बाद बोलना है, बी को सी के बाद बोलना है, तो भी एबीसी का ऑर्डर तो फिक्स हो गया। भले पीछे हो, आगे हो, कुछ भी हो, ऑर्डर फिक्स होते ही उसको हमें क्या ट्रीट करना है? आइडेंटिकल। तो बिफोर आफ्टर कुछ भी खेलता रहे, हमें तो उनको आइडेंटिकल मान के सेम ही आंसर लिखना है हर केस में, राइट? ओके, देन लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट्स का एक क्वेश्चन है। अब बोल रहा है आपसे 8 guests have to be seated four on each side of a long rectangular table such that two particular guests wish to sit on one side of the table and 3 others on the other side. 3 others on the other side. Number of seating arrangements is, you have to find out the number of seating arrangements. देखो ये भी बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही वापस सेम।
क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। 8 guests have to be seated 4 on each side of a long rectangular table। पहली बात तो एक रेक्टेंगुलर टेबल है हमारे पास, ठीक है। लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल मतलब लॉन्गर साइड जो है उस पर बिठाएंगे हम लोगों को, ठीक है। तो कितने लोगों को बिठाना है? 4 in each side, 4 on each side, मतलब 1 2 3 4 चेयर यहाँ पे लग रही है, 1 2 3 4 चेयर यहाँ पे लग रही है, 4 लोग यहाँ बैठेंगे, 4 लोग यहाँ बैठेंगे, ठीक है। सच दैट का मतलब रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन है? 2 particular persons guests wish to sit on one side of the table। अब इस टेबल की कितनी साइड्स है? 2 साइड्स, ठीक है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी लेट मी कॉल दिस एज साइड 1 एंड दिस एज साइड 2। 2 साइड्स बोल दी। अब 3 गेस्ट ऐसे हैं, 2 गेस्ट ऐसे हैं। पर्टिकुलर का मतलब जैसे राम और श्याम फिक्स हैं, हमें सेलेक्ट नहीं करने। 2 ऐसे गेस्ट हैं जिनको हमें एक साइड पे बिठाना ही बिठाना है, ठीक है। साथ में बिठाना ही नहीं दे रखा है, रिमेंबर दैट। दे डू नॉट वांट टू सिट टुगेदर, दे वांट टू सिट ऑन वन साइड, मतलब एक साइड पे बैठने चाहिए, ठीक है। तो एक साइड पे हमारे पास कितनी चेयर्स है बेटा? 4 है। तो ये जो राम और श्याम है, ये जो 2 पर्टिकुलर लोग हैं, सपोज दे आर राम एंड श्याम, ये क्वेश्चन में नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए मैंने बोला राम और श्याम है। तो ये जो राम और श्याम है, इनको इन 4, मान लो उनको साइड 1 पे बिठा दिया, ठीक है। तो उनके पास 4 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस पे बैठना उनके लिए फिक्स हो गया कि 4 में से 2 प्लेसेस पे उनको अरेंज करना है। नाउ हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज 2 persons in 4 places? वी हैव रेड इट इन द फर्स्ट फॉर्मूला 4p2। एट अ टाइम 4 में से कितनी प्लेसेस सिलेक्ट करनी? 2। तो 4 में से 2 को अरेंज कितने वेज में कर सकते हैं? 4p2 वेज में कर सकते हैं। हो गया राम और श्याम का काम करना, ठीक है। काम अभी भी हमारा ओवरऑल काम खत्म नहीं हुआ, हमें 8 लोगों को बिठाना है, अभी हमने खाली 2 लोगों को बिठाया, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरा रेस्ट्रिक्शन चालू हुआ भाई, 3 others on the other side। 3 और लोग हैं। 3 और लोग कौन हो गए भाई? अमर अकबर एंथनी हो गए। अमर अकबर और एंथनी। ये अमर अकबर एंथनी ये भी फिक्स है। इन अमर अकबर एंथनी को भी कहां पे बैठना है? एक साइड पे बैठना है, पर ऑपोजिट साइड पे बैठना है। जहां ये बैठे हैं उसकी ऑपोजिट साइड पे बैठना है। तो अगर हमने इनको साइड 1 पे बिठा दिया, इनको हमने किधर बिठाया? साइड 1 पे, ठीक है। तो उनको हमें किधर बिठाना है? साइड 2 पे बिठाना है। साइड 2 पे कितनी चेयर्स है? 4। उसमें से हमें 3 चेयर्स इनको अरेंज कराना है, तो 4p3 हो गया कि नहीं हो गया बेटा? 4p3, ठीक है। हो गया, रेस्ट्रिक्शन का काम खत्म। यानी हमने कुल कितने लोगों को बिठा दिया? 2 इधर 3 इधर, 5 लोगों को बिठा दिया। तो ये 5 लोग तो अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, ठीक है। अब कितनी चेयर बच गई? 3 चेयर बच गई। और लोग भी कितने बच गए? 3 बच गए। अब वो 3 लोगों पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको तो कहीं भी बिठा दो। तो 3 चेयर 3 लोग, यानी 3 ऑब्जेक्ट्स 3 प्लेसेस। हाउ मेनी वेज कैन यू फिल देम? फैक्टोरियल 3 वेज। ये हो गए रिमेनिंग जो 3 थे वो कितने वेज में भर सकते हैं हम? फैक्टोरियल 3 वेज। दिस इज व्हाट वी गेट और नॉट? सो दिस इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। पर ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कब आया बेटा? जब मैंने राम श्याम को किधर बिठाया? साइड 1 पे। उल्टा भी तो हो सकता था, राम श्याम को साइड 2 पे और इसको साइड 1 पे। आता कि नहीं आता? तब भी सेम अरेंजमेंट्स आते कि नहीं आते? तो इसीलिए इस पूरे का हमें इनटू क्या करना है? 2 करना है, क्योंकि ये सेम चीज कितनी बार आ रही है? 2 बार। एक बार जब इनको साइड 1 इनको साइड 2 पे बिठाया तो कितने अरेंजमेंट्स आए, फिर प्लस करोगे ना आप, क्योंकि काम तो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जब प्लस करोगे तो वापस सेम चीज लिखोगे, 4p2 इंटू 4p3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब क्या हो गया? ये हो गई साइड 2 और ये हो गई साइड 1। मेरे बेस तो सेम ही है, तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो वो तो सेम चीज जब 2 बार ऐड हो रही तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं ना, दैट इज बेटर। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों आया? क्योंकि साइड फिक्स नहीं थी। अगर यहां पे लिख देता 1 पर्टिकुलर साइड, तो पर्टिकुलर साइड का मतलब तो फिर साइड भी फिक्स हो गई, फिर ये इंटू 2 नहीं आता। ये ध्यान रखना, पर्टिकुलर बोलते ही फिक्स हो जाती है। पर्टिकुलर नहीं बोलेगा तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो इसलिए इंटू 2 होगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ये तो सॉल्व करना आता ही है हमें। 4p2 मतलब 4 को बैकवर्ड काउंटिंग 2 बार घटाना है, इसमें 3 बार घटाना है, इसमें 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसमें 2। ये हो गया। इन सब का प्रोडक्ट हमारा आंसर होना चाहिए। देखो 4 इंटू 3 कितना बेटा? 12। 4 इंटू 3 कितना? 12। फिर ये 4 इंटू 3 कितना? 12 इंटू 2, ठीक है। 12 इंटू 12 इंटू 12 1728। 1728 इंटू 2 कितना हो गया? 3456। So the answer is 3456. This will be the answer. 3456 इतने वेज बनेंगे, ठीक है। सो इस तरीके के सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लेंगे। ऑलराइट, बस पर्टिकुलर जहां लिखा हो ध्यान रखोगे, ओके। और पहले हमेशा रेस्ट्रिक्टेड को बिठाओगे। ऑलराइट देन, आज एक और इंपॉर्टेंट चीज, नई चीज सीखेंगे, विच इज हम नंबर्स कर रहे थे, राइट। तो नंबर्स में एक चीज और सीखनी है हमें, विच इज
sum of n digit numbers under given conditions. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला लिख रहा हूं. फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसका जो ओवरऑल कैलकुलेशन है वो तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है. इट कांट बी डन विद इन 1 minute. ओके, बट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन 1 minute. So we'll just understand the trick. How do we find out the sum of n numbers, and you'll try to apply that trick to questions. Okay, sum of n digit numbers. पहले ये समझते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा कि भाई जैसे उसने आपसे ये क्वेश्चन बोला कि भाई फाइंड द सम ऑफ 4 digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. Okay, no repetition is allowed. ध्यान से देखो क्वेश्चन. इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमारे सामने है, फाइंड द सम ऑफ. इससे पहले हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या निकाल रहे थे? फाइंड द नंबर ऑफ. कितने नंबर्स होते हैं वो तो हम निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल लिया पहले. अब वो उन नंबर्स का क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है. तो अब सोचो बेटा, जैसे मान लो तुम्हारे आंसर्स आ रहे थे भाई 120, 140, तो उतने नंबर्स का हमको सम निकालना है. तो वो तो ऑब्वियसली यू कांट डू इट दैट क्विकली. डूइंग मैनुअली यू कैन नॉट डू इट दैट क्विकली. ओके, ऑफ कोर्स उसके लिए भी हम तरीका निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बट देयर इज नो पॉइंट. अभी आप इतना समझो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है. नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स तो हम निकाल चुके हैं. अब वो हमसे उन्हीं नंबर्स का क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है. ठीक है, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला क्या डेवलप किया वो ढंग से समझो. सम ऑफ n डिजिट नंबर्स. n डिजिट जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी? 4 है. तो मेरे को जैसे 4 डिजिट नंबर्स की का सम निकालना है. तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के 3 कंपोनेंट्स. इस फॉर्मूले के 3 कंपोनेंट्स. पहला सम ऑफ डिजिट्स. पहला क्या कंपोनेंट है? सम ऑफ डिजिट्स. ठीक है, सम ऑफ डिजिट मतलब जो भी मेरे को डिजिट्स क्वेश्चन में दिए उन सबका सम. जैसे यहाँ क्या दिया? 1, 2, 3, 4, 5, इन सबका सम. राइट. तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं तो मेरा जो पहला कंपोनेंट आया वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आ गया. ये मेरा पहला कंपोनेंट हो गया. मल्टीप्लाइड बाय 1, 1, 1 एंड सो ऑन 1. हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 1? सॉरी, नॉट मल्टीप्लाई 1, यू हैव टू राइट 1 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. ओके, फॉर एग्जांपल यहां n कितना था बेटा? 4. तो मेरे को कितनी बार 1 लिखना है? 1, 2, 3, 4. मतलब 1, 1, 1, 1 ये नंबर बनाना है. मल्टीप्लाई नहीं करना. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा. ठीक है, 1 को लिखना चाहता है. एंड द थर्ड पोर्शन इज n. अब ये n क्या है ये ध्यान से समझेंगे. n क्या है? व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड. नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 1 digit fixed. Number of numbers that can be formed with 1 digit fixed. इसको ध्यान से समझो. मतलब क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ पे जितने भी नंबर का नंबर बनाना था, जैसे 4 डिजिट नंबर बनाना था, इन डिजिट से बनाना था. अब तुम उसमें एक डिजिट को फिक्स कर दो. फिक्स कर दो मतलब किसी एक प्लेस पे फिक्स कर दिया. टेंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, जहां मर्जी फिक्स कर दो. जैसे ही एक डिजिट को फिक्स करेंगे उसके बाद जितने नंबर बनेंगे वो हमें किसकी जगह रखना है? कैपिटल N की जगह, हमेशा. ठीक है, इसमें देयर विल बी 2 फॉर्मूले. ये जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है ये कब है? जब नॉन जीरो डिजिट्स हो. मेरे पास सारे डिजिट्स कैसे हो? नॉन जीरो डिजिट्स. मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, जैसे यहां नहीं आना. वैसे मोस्टली वोंट गेट अ केस वेयर यू विल हैव अ जीरो, बट ठीक है, हम उसका भी फॉर्मूला लिखेंगे. नॉन जीरो डिजिट्स. ठीक है. दूसरी बात, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसमें रेपिटेशन नॉट अलाउड होना चाहिए. रेपिटेशन नॉट अलाउड, बिकॉज इफ रेपिटेशन इज अलाउड and there are zeros also, then you won't be able to generalize the formula. फिर वो बहुत complicated हो जाता है. फिर हम उसको फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं. उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे. शॉर्ट ट्रिक जो लगाएंगे वो सिर्फ तब लगाएंगे जब एक तो रेपिटेशन नॉट अलाउड हो, दूसरा नॉन जीरो डिजिट्स हो. तो ये फॉर्मूला लगाना. जीरो डिजिट्स अगर होंगी, मतलब अगर 0 भी इसमें है, फिर क्या करना है वो भी आगे बताऊंगा. पहले इसकी बात खत्म करें. तो 3 कंपोनेंट्स हमारे फॉर्मूले के हैं. पहला कंपोनेंट सम ऑफ डिजिट्स. जितनी डिजिट्स नहीं है सबको ऐड कर लो. ये लिखिए. मान लो यहाँ 10 डिजिट होती है, 10 को ऐड कर लेते. यानी कि 4 को ऐड करना है. जितने नंबर है उससे मतलब नहीं, कितने डिजिट है सबको ऐड कर लो. फिर 1 को कितनी बार लिखना है? जितने डिजिट का नंबर मांगा है. 4 डिजिट का मांगा है, 4 बार 1 लिखो. फिर इनटू n लिखना है. n कैसे निकालना है बेटा? ध्यान से समझो इस क्वेश्चन. जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर चाहिए था? 4 डिजिट का. 1, 2, 3, 4, 4 जगह बढ़नी है तुम्हें. 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो 4 जगह बढ़नी. अब इन 4 जगहों में से किसी एक को क्या करना है? फिक्स करना है.
किसी को भी कर लो, जब तक जीरो नहीं है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद नॉन जीरो डिजिट्स, तो जीरो है ही नहीं तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी को भी फिक्स करो। तो जैसे मैंने 1 को फिक्स कर दिया बेटा लास्ट प्लेस पे, किसको फिक्स कर दिया? 1 को। जैसे ही मैं 1 को यहां फिक्स करता हूं, हाउ मेनी डिजिट्स आर लेफ्ट विद मी? 4 डिजिट्स। हाउ मेनी वेज कैन आई फिल द फर्स्ट प्लेस? 4 वेज। नेक्स्ट प्लेस 3 वेज, नेक्स्ट प्लेस 2 वेज, बिकॉज 1 को तो अब मैं ले नहीं सकता, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, ये तो फिक्स हो चुका है। कितने नंबर बने बेटा? 24। ये 24 हमारे किसकी वैल्यू हुई? n की वैल्यू हो गई। एक डिजिट को फिक्स करने के बाद जो भी n आएगा, नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे, वो हमारा कैपिटल N हुआ, और वो आपको यहां लास्ट कंपोनेंट लिखना है। समझ आ गई? दिस इज योर आंसर। ये आपका एस हो गया। इसको निकाल लो। 5 4 9 3 12, 12 और 3 15, 15 इंटू 1 1 1 1, और इंटू कितना आ गया? 24। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, इसको कैलकुलेट कर लो, दैट इज द आंसर। सो सी इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हार्डली 30-35 सेकेंड्स। खाली यहां पे दिमाग लगाना बस, वो तो बहुत पहले कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। ठीक है बेटा, राइट। एक और लिखता हूं फटाफट, इसको भी करके देख लो इसके जैसे ही। जैसे अगर मान लो मैं आपको ऐसा दे दूं, इसको बदल देते हैं थोड़ा। अब मैंने ऐसा बोल दिया भाई, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 7 8 9। ठीक है, ऐसा लिख, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 7 8 9 विदाउट रेपिटेशन। ठीक है, हमारे फॉर्मूले की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नॉन जीरो डिजिट्स है सारे और रेपिटेशन नॉट अलाउड है। हो गया, तो सेम फॉर्मूला लगाना। सबसे पहला कंपोनेंट सम ऑफ डिजिट्स, व्हाट आर द डिजिट्स? 2 3 5 7 8 9, सारे लिखने हैं आपको। ठीक है बेटा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 कितनी बार लिखना है? जितने डिजिट्स का नंबर हमें चाहिए। कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 3 डिजिट का, तो 1 1 1 3 बार लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय n, अब n कैसे निकालेंगे? कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का, 3 डिजिट छोड़ दी। एक डिजिट को क्या करना है? फिक्स। 2 3 5 7 8 9 में से किसी को भी फिक्स कर दो, जैसे 2 को फिक्स कर दिया किसी भी प्लेस पे। उसके बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर लेफ्ट विद यू? 5। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। 5 इंटू 4 कितने नंबर आए? 20। ये 20 हमारे किसकी वैल्यू हो गई? n की, वो हमें यहां लिखनी है 20। ये हमारा आंसर हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो। तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, 29 32 34, 34 इंटू 1 1 1 इंटू 20, ये आप निकाल लो, दैट इज योर आंसर। सी हाउ इजी इट इज। क्लियर? नाउ द सेकंड पार्ट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि सेकंड जो ट्रिक हमारे पास है, सेकंड फॉर्मूला इसका जो है वो क्या होगा? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सम ऑफ n डिजिट नंबर्स सेम है, सम ऑफ n डिजिट नंबर्स, द ओनली डिफरेंस इज one of the digits is 0, one of the digits being 0, 0 is one of the digits। पहले नॉन जीरो डिजिट थी, अब 0 एक डिजिट है, रेपिटेशन अभी भी नॉट अलाउड है। ठीक है, इसमें भी इसमें भी। तो भी फर्स्ट कंपोनेंट इज द सेम, सम ऑफ डिजिट्स, दिस कंपोनेंट रिमेन्स द सेम, नो चेंज। Multiplied by 1 1 1 and so on 1, how many times? n times, this component remains the same, no change। Multiplied by n1, n1 वही definition है, number of numbers that can be formed with one digit fixed। ठीक है, माइनस सेम काम वापस लिखना है, sum of digits। ठीक है, 1 1 1 and so on 1, अब n minus 1 times multiplied by n2, n1 n2 दोनों वही चीज है। तो अब इसमें बेटा 2 बार क्यों लिखना पड़ा, वो अगर समझ में आ गई तो सेम काम है जो आपने ऊपर किया था, कोई भी डिफरेंस नहीं, ये 2 फॉर्मूले। ठीक है, ध्यान से अगर समझोगे तो फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा वाला, पहली बात, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना कब है? जब एक डिजिट 0। ठीक है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन लेके चलते हैं साथ में, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that can be formed, find the sum of 4 digit numbers that can be formed using the digits 0 1 2 3 4 without repetition।
मतलब रेपिटेशन तो अभी भी अलाउड नहीं, और फिर वही मेरे को सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, कोई फर्क नहीं इसमें और पिछले क्वेश्चंस में। तो 2 क्वेश्चन इससे पहले करवाया, इनमें उनमें और इसमें कोई फर्क नहीं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट वन ऑफ द डिजिट्स इज 0 नाउ। नाउ बिकॉज वन ऑफ द डिजिट्स इज 0, आई कैन नॉट यूज द प्रीवियस फॉर्मूला। नाउ व्हाई डू आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, और व्हाई डू आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ट्वाइस, इसको समझते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, जब हम पहला वाला लगा रहे हैं, ये फर्स्ट कंपोनेंट, तब हम 0 को नॉर्मल डिजिट मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए 0 भी एज गुड एज 1 2 3 4 ही, मतलब आपको मानना ही नहीं कि यहाँ 0, आपको मानना है कि यहाँ 1 2 3 4 5 ये मानना है। तो फिर तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। मतलब क्या लिखोगे, पहला कंपोनेंट 0 + 1 + 2 + 3 + 4 सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा कंपोनेंट 1 कितनी बार, n टाइम्स, यानी 1 1 1 1 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 4 बार लिखिए, मल्टीप्लाइड बाय n1, n1 का मतलब n1 n2 2 लिखने थे ना, इसलिए n1 लिखा, बाकी है वही n, सेम वही है। कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 4 डिजिट का, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, तो मैंने सपोज 1 को फिक्स कर दिया। 1 को फिक्स करने के बाद 1 तो उड़ गया, 1 उड़ने के बाद कितने डिजिट बचे, 4। अब ये मत सोचना कि सर 0 तो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, बिल्कुल सही है, नहीं आ सकता, इसीलिए तो ये ट्रिक बनाई है, ताकि तुम्हें ये सोचना नहीं पड़े कि 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, तुम्हें उतना भी नहीं सोचना, उससे भी फ्री कर दिया तुमको। समझ आई बात? सम ऑफ नंबर्स की बात कर रहा हूं, बाकी जो पहले जो सीख लिया उसमें मत कंफ्यूज होना, वो अलग चीज है, वो नंबर ऑफ नंबर्स था, उसमें कॉन्सेप्ट वही रखो। सम ऑफ नंबर्स आ गया तो आपको इतना भी नहीं सोचना कि भाई 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, मैंने उसका काम भी आसान कर दिया। तुम्हें 0 को नॉर्मल मान के चलना है, तो तुमने बोला कि भाई मैंने 1 को यहां फिक्स कर दिया, अब मेरे पास कितने डिजिट बचे बेटा, इसको 5 मान लो। ठीक है, तो 1 2 3 4, हाउ मेनी वेज कैन यू फिल द फर्स्ट प्लेस, 4 वेज, सेकंड प्लेस 3 वेज, थर्ड प्लेस 2 वेज, 4 × 3 × 2 कितना हो गया, 24। 24 आपके किसकी वैल्यू हो गई, n1 की, वो आपको यहां लिखनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले कर रहे थे, कोई फर्क नहीं। यानी पहला कंपोनेंट इज एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई कि ये वाला जो कंपोनेंट है, इट इज बाय ट्रीटिंग 0 एज ए नॉर्मल या नॉन जीरो डिजिट, सिंपली 0 एज अ नॉन जीरो डिजिट, ट्रीटिंग 0 एज अ नॉन जीरो डिजिट। समझ आ गई? 0 को नॉन जीरो डिजिट मान के सॉल्व कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब हमने ये कर लिया तो यही आंसर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस आंसर में क्या प्रॉब्लम हुई कि हमने 4 वेज में फर्स्ट प्लेस फिल करी है, तो हो सकता है उसमें 0 भी आ रहा आएगा ही भाई। जब आपने 4 वेज लिखे हैं तो फर्स्ट प्लेस पे 0 भी तो आएगा, लेकिन क्या फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा तो 4 डिजिट नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। तो वो वाले हमें माइनस करने पड़ेंगे ना जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है। कौन से माइनस करने पड़ेंगे, जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है। वो माइनस करने के लिए हमने ये एक और कंपोनेंट बना लिया। अब की बार हमें क्या माइनस करना है, ये सम ऑफ डिजिट्स तो सेम लिखना है, इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं। अब हमें 1 कितनी बार लिखना है बेटा, एक कम बार, यहां n बार तो यहां n-1 बार, मतलब अगर यहां 4 बार तो यहां 3 बार। क्यों 3 बार क्यों लिखना है, क्योंकि अब हमें जो 4 डिजिट नंबर बनाना है उसमें ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पे कौन फिक्स्ड है, 0। क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि हमें वही वाले तो हटाने इसमें से जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है, वो हमारे काम के नंबर्स नहीं है। तो हमने बोला फर्स्ट प्लेस पे किसको फिक्स कर दो, 0 को फिक्स कर दो, कहानी खत्म। अब जब 0 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करा तो ये 4 डिजिट का नंबर ही नहीं हुआ है, तो 3 डिजिट का नंबर हुआ, तो फिर 1 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 बार थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय n2। अब n2 क्या हुआ, n2 वही हुआ भाई, उसमें क्या कर दिया हमने, ट्रीटिंग 0 फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस। अब हमने 0 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स माना, दैट इज ऑल, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड n1 एंड n2। अब क्या करना बेटा, ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 0 ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पे फिक्स्ड है, उसको तो भूल जाओ, उसको भूल जाओ, मतलब अब तुम्हारे लिए 3 डिजिट का ही नंबर है। ठीक है, लेकिन n कैपिटल N निकालने के लिए हमें एक को फिक्स करना पड़ता है, तो अब हम 1 2 3 4 में से किसी भी एक को यहां फिक्स करेंगे। इस 0 को तो हमें भूल जाना है ना, ये हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे लिए 3 डिजिट का नंबर है, एक को हमने फिक्स करा। एक को फिक्स करने के बाद 0 उड़ चुका है, 1 उड़ चुका है, कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, 3। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, तो 3 × 2 कितना हुआ बेटा, 6। ये 6 आपका किसकी वैल्यू आई, n2 की। सो द वैल्यू ऑफ n2 इज 6 व्हिच यू विल राइट हियर। दिस माइनस दिस बिकम्स योर आंसर, ये आंसर। अगेन एज आई सेड दिस विल बी रेयरली आस्क्ड टू यू, बट अगर कभी दे भी दे अगर 0 तो भी कोई खास बात नहीं, बस रेपिटेशन नॉट अलाउड देना चाहिए, वरना फिर ट्रिक से नहीं कर सकते। समझ आई?
ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है उसमें तो 0 को नॉन जीरो डिजिट मान के नॉर्मली सॉल्व कर लो, उसमें से कौन से माइनस कर दो जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो चुका है, यानी एक डिजिट कम कर दो, 4 डिजिट है तो 3 डिजिट नंबर बना लो, फिर वापस सेम कहानी गा दो, इसको भूल जाओ, फिर सेम कहानी गा दो, 3 डिजिट के लिए सेम कहानी गा, पहले 4 डिजिट के लिए फिर 3 डिजिट के लिए। ठीक, ये तो सॉल्व हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, तो इसका मतलब ये आएगा 10 इंटू 1 1 1 1 इंटू 24 माइनस 10 इंटू 1 1 1 इंटू 6। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताई, इनको ध्यान रखोगे। ऑलराइट, ठीक।